गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एस्पायरेंट लाइव का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा के लिए ये क्लासेज है और ये क्लासेज हमारी रोज़ाना ही चलती है। कभी कभी तबीयत ख़राब की वजह से, लाइट की वजह से, नेटवर्क की वजह से अगर बंद हो जाती है तो ठीक है, वो हमने देख नहीं रखा है। ठीक, बाकी हमारी क्लासेस रोज़ चलती है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपसे हमने जैसा कहा था कि हम 2 संस्था, पहले उसका फुल फॉर्म एस्टेब्लिशमेंट्स पर डे कवर करेंगे, साथ ही नेक्स्ट सेशन से हम लोग ने ये भी कहा था कि 1 मंथ का हम लोग ये देखेंगे कि 1 मंथ में कितने दिवस आते हैं, वो भी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसरो देखा, यूनेस्को देखा, हमने देखा आपको डीआरडीओ के बारे में। आज हम देखेंगे जो है बार्क के बारे में। ठीक, तो आइए इसका फुल फॉर्म देखते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्या हो जाएगा? अगर इसके फुल फॉर्म की आप बात करें तो क्या हो जाएगा? भाभा एटॉमिक रिसर्च, याद रखिए, रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये एक अनुसंधान, मतलब आप समझ लें, इसके तहत जो है मतलब कितने भी ऐसे सेंटर हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, वैसे ही ये भी एक अनुसंधान केंद्र है। और इसको एस्टेब्लिश किया गया 3 जनवरी 1954 को। कब? तो 3 जन 1954 को इसको क्या किया गया? तो एस्टेब्लिश किया गया। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। चलिए यूजीसी के बारे में हम जानते हैं। तो ये क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, सॉरी। तो याद रखिए इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके तहत क्या होता है? किसी भी यूनिवर्सिटी को ग्रांट्स और परमिशन दिया जाता है और इसको यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत एस्टेब्लिश किया गया। याद रखिए कि यूजीसी का अधिनियम आया था 1956 में। यूजीसी, याद रखिए, यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत इसको क्या किया गया? तो इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आइए पूरे हम लोगों ने कहा था 1 मंथ के दिवस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने जनवरी मंथ के दिवस के बारे में जाना। तो आज हम लोग क्या जानेंगे? फरवरी मंथ के दिवस के बारे में। आइए, तो हम लोग जानते हैं आपका 1 फरवरी हो गया। ठीक है, 2 फरवरी, 1 फरवरी को हम क्या मनाएंगे? 1 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1 फरवरी को जो है हम मनाएंगे कौन सा? भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो याद रखिए 1 को हम मनाते हैं भारतीय तटरक्षक दिवस, तटरक्षक दिवस। ठीक है, 2 को हम मनाते हैं आर्द्रभूमि दिवस। क्या मनाएंगे? आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, 4 को हम क्या मनाएंगे? 4 फरवरी को तो हम मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस। क्या दिवस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अभी हम लोग ऐसे करेंगे एग्जामिनेशन टाइम में, इसको एक बार और रिपीट करेंगे। फिर आप देखिए कि 10 फरवरी को क्या मनाएंगे? 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व दलहन दिवस। ठीक है, विश्व दलहन दिवस। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करेगा कि सबसे ज्यादा दलहन कहां पर मिलेगा? तो आप याद रखिए कि ये सबसे ज्यादा हमारे यहाँ, अच्छा की मैं बात करूं तो ये मध्य प्रदेश राज्य में मिलता है। कहां पर? तो मध्य प्रदेश राज्य में आप दलहन ज्यादा देखते हैं। क्या देखते हैं? तो दाल सबसे ज्यादा देखते हैं। ठीक है, आते हैं 12 फरवरी के बारे में। देखिए 11 को भी होगा बट इंपॉर्टेंट दिवस हमको देखना है। ठीक, तो 12 फरवरी को हम मनाएंगे राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। क्या मनाएंगे? 12 फरवरी को हम मनाएंगे राष्ट्रीय, याद रखिए, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं थोड़ा साइड हट जाऊं। एक बार जिनको स्क्रीनशॉट लेना है, 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक, 2 फरवरी आर्द्रभूमि, 4 फरवरी हम मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी दलहन दिवस और 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है 13 फरवरी। 13 फरवरी हमारा क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, 13 फरवरी हम क्या मनाएंगे? 13 फरवरी को हम मनाएंगे राष्ट्रीय, याद रखिए कि राष्ट्रीय महिला
महिला दिवस, ये हमारा हो जाएगा 13 फरवरी। अच्छा, हम लोग मार्च में आएंगे तो भी एक महिला दिवस है 8 मार्च, वो कौन सा महिला दिवस है बताइए मुझे। ठीक है, 21 फरवरी को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, याद रखिए 21 फरवरी को हम मनाएंगे क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय, याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है, किसी तरीके का दिक्कत है आप सभी को, आता है। इसके बाद आपको 24 फरवरी, ठीक है, 24 फरवरी को आप क्या मनाएंगे, 24 फरवरी को याद रखिएगा आप मनाते हैं केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। ठीक, क्या मनाएंगे, तो केंद्रीय, याद रखिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ये हम मनाएंगे 24 फरवरी को। इसके बाद हम आ जाते हैं 27 फरवरी को, क्योंकि 28 फरवरी कभी आता है और कभी नहीं आता, तो इसका करेक्ट हम देखेंगे क्या हो जाएगा, 27 फरवरी या फिर 28 फरवरी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, 1 फरवरी को जो तटरक्षक दिवस आप मनाते हैं तो कल्पना चावला जी के जन्म दिवस पर मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डीडी गुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। आप जानते हैं हैदर अली थे जिन्होंने फ्रांसीसी के खिलाफ चल रहा था, ठीक है, फ्रांसीसी के खिलाफ यहाँ पर युद्ध चल रहा है और इसी वक्त इन्होंने क्या किया, तो एक शस्त्रागार की स्थापना कर दी डीडी गुल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सहायक संधि की वो स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, तो हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद के निजाम ने क्या किया, तो सहायक संधि को मतलब एक्सेप्ट किया। कब, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा दिया गया था 1798 में, याद रखिए किसके द्वारा, तो लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा दिया गया। कब दिया गया, 1798 में, ये था आपको सहायक संधि। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त आपको लागू हुआ कब, तो 1793 में। ये अस्थाई बंदोबस्त जो है आपका लॉर्ड किसका था, तो कॉर्नवालिस का। ये कब लागू हुआ, तो 1793 में। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के प्रांत में आप इसको देखेंगे तो आपसे प्रांत पूछेगा कहाँ कहाँ, तो आप याद रखिएगा बिहार, ठीक है, बंगाल एंड उड़ीसा के प्रांत में क्या लागू हुआ, तो अस्थाई बंदोबस्त, याद रखिए। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त टाइम पीरियड था आपका 1793। क्या समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, जल्दी से फटाफट से जब भी देखें आप लोग कमेंट जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी। यानी जब भी हम बात करेंगे धन के बारे, पॉवर्टी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया था इकोनॉमिक्स में, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। इसको धन के निष्कासन के सिद्धांत, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के बारे में कहते हैं। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की, मतलब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत हैदराबाद के निजाम ने नहीं की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। उससे पहले देखिए बिहार दरोगा 299 में आप सभी के लिए बैचेज हैं, तो डेफिनेटली जुड़े, किसी भी तरीके का इसमें दिक्कत नहीं होगा। ऑल सब्जेक्ट टॉपिक वाइज बोर्ड पीडीएफ प्रिंटेबल लाइव रिकॉर्डिंग क्लास 20,000 प्लस एमसीक्यू विथ होमवर्क सीरीज है आप सभी के लिए, तो जुड़े और देरी नहीं करें। ठीक, चलिए 299 में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नील दर्पण नाटक को लिखा था किसने, तो आपको पता है दीन बंधु मित्र ने लिखा। ये नील विद्रोह का टाइम पीरियड था, नील विद्रोह, और ये आपको 1858 से लेकर 59 के बीच हुआ। इसमें किसानों के नील विद्रोह के दुर्दशा के बारे में लिखा गया था नील दर्पण पुस्तक में। ठीक, चलिए आते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया, मतलब शिक्षा में एक सुधार हो जिसके लिए एक सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। और ये कब की गई, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1917 में की गई। और ये कहाँ की गई, तो याद रखिएगा कि कलकत्ता में
की गई, कलकत्ता में की गई। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा हमेशा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ हुआ था होम रूल होम रूल पार्टी द्वारा, और ये किस, तो यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था शुरू में, इसको तो याद रखिए, ठीक है। ये आपको 1919 से 1931 के टाइम पीरियड में हुआ यंग इंडिया। चलिए राम मोहन रॉय, मतलब ये राजा राम मोहन रॉय है, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय की उपाधि किसने विभूषित की, तो आप जानते हैं मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा राम मोहन रॉय की उपाधि प्रदान की थी। इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आपको, डी हो जाएगा, ठीक। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था, मतलब भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था। करेक्ट आंसर अगर मैं बताऊं तो जमींदारी एसोसिएशन, यानी जमींदारी एसोसिएशन जो था इसी की स्थापना 1838 में हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई, कब की गई? हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन जो है इसकी स्थापना कब की गई? तो आप सभी जानते हैं 1929 में हुई। राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोगेश चंद्र चटर्जी थे और सचिंद्र सान्याल थे। कब? तो 1929 में। तो याद रखें कि कानपुर में 1929 में इसकी स्थापना हो जाएगी। कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। आपसे पूछ रहा है तो जोगेश चंद्र याद रखें। दूसरा क्या नाम था? तो जोगेश चंद्र, जोगेश चंद्र। और आप एक बात याद रखें, ये सभी मिलके क्या किया था इन्होंने? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक। जोगेश चंद्र चटर्जी आप लिख सकते हैं, और एक और नाम थे, शायद नहीं, मैं कंफर्म एक मिनट रुकिए, हाँ, सचिंद्र सान्याल। क्या थे? तो सचिंद्र सान्याल, ठीक है। ये तीन नाम ऐसे थे जिन्होंने आपको हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन की स्थापना 1929 में कानपुर में किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 11 का करेक्ट आंसर क्या है आपका? बी है, ठीक है। चलिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन, एक तो सेंट्रलाइजेशन होता है, एक डिसेंटर, मतलब बिना एक, आप जानते हैं सेंटर में कोई चीज का होना, यहाँ पे कह रहे सेंटर में नहीं होना। तो बलवंत राय मेहता, आप जानते हैं, मैं अगर इनके बारे में थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, ठीक है, तो आप समझिए कि बलवंत राय मेहता वही व्यक्ति हैं जो स्थानीय निकाय के बारे में इन्होंने बताया। अब डिसेंट्रलाइजेशन ये कैसे हो गया? अब सब कुछ सेंटर तो हैंडल कर नहीं सकती, तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया। किसके बारे में? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया, और इसमें इन्होंने बताया कि 3 स्तर थे। कि कौन कौन से? तो एक आपको हो गए ग्राम स्तर, दूसरा आपका हो गया ब्लॉक स्तर, और तीसरा आपका हो गया जिला स्तर। तो ये 3 स्तर पर इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन किया और कहा कि ये 3 स्तर जो है संभालेंगे पूरी, मतलब अगर स्थानीय निकाय को संभालेंगे तो देश में किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वरना सारा चीज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा तो थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम टू टाइम चीजें नहीं हैंडल हो, क्योंकि ज्यादा लोड बढ़ जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखें, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। इसका हो गया आपको बलवंत राय मेहता। चलिए देखिए कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए हम जानते हैं कि 44वां संविधान संशोधन 1978 आया, मोरारजी देसाई के द्वारा लाया गया। किनके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा लाया गया। और जो भी 42वें संविधान संशोधन में त्रुटि हुआ, लाइक लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्षों के लिए बढ़ा के 6 किया गया था, उसको वापस से 5 कर दिया गया, ठीक है। चलिए तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालकर। कौन थे?
तो काका कालकर, और इसको कालकर समिति भी कहते हैं। काका कालकर जो थे ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के क्या रहे, तो ये एक आप याद रखिएगा कि ये काका कालकर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के क्या रहे। तो आपको याद रखना है कि अध्यक्ष के रूप में जानेंगे। आयोग की स्थापना इन्होंने की, राष्ट्रपति के आदेश पर इन्होंने आयोग बनाया। इसको जो है काका कालकर आयोग भी कहते हैं। इसको एस्टैब्लिश 29 जनवरी 1953 को किया गया था। आप अगर डेट याद रखना चाहें तो 29 जन 1953। तो बेसिकली आप 1953 याद रखें, 29 जन नहीं भी याद रखेंगे तो उतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है? तो आप जानते हैं कि इसके लिए एक दल बदल कानून आया था जो हमारे 52वें संविधान संशोधन के तहत आया। तो क्या सार्वजनिक प्रतिनिधित्व, नहीं देखिए 52 के तहत नहीं आएगी, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत रोका जाने लगा। ठीक है, चलिए किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब उसके उसे चार या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जाएगी। मानिए जदयू है, इसको 4 राज्यों में राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता दी जाएगी तो वो जो पार्टी है राजनीतिक दल में राज्यों के एक मतलब कहेंगे राष्ट्रीय स्तर पर उसको देखा जाएगा। जैसे आपको बीजेपी है, कांग्रेस है। ठीक है, वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रीय राज्य के किस प्रकार के विधेयक की स्वीकृति प्रस्तुत, देखिए वैसे तो वित्तीय विधेयक की बात की गई है बस, और धन विधेयक की, साधारण विधेयक की बात इसमें नहीं की गई है। ठीक है, चलिए संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो आप जानते हैं कि सिंधी भाषा जोड़ी गई और ये आपको 15वीं भाषा के तौर पर जोड़ी गई। 15वीं भाषा के तौर पर इसको जोड़ा गया, 15वीं भाषा के तौर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहां से ली गई है? तो तीनों सूची से संबंधित व्यवस्था हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया है। कहां से हमने अडॉप्ट किया? तो हमने इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अडॉप्ट किया है। क्या यहां तक किसी भी तरीके का कोई दिक्कत है? एक बार कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट करें जो भी बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो 19 का करेक्ट आंसर मैं बता दूं आपको क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 20 पे। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही? तो जयंती पटनायक रही। याद रखिएगा कि जयंती पटनायक याद रखना है, नटराजन नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 20 का क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। अच्छा, महिला आयोग की स्थापना तो 1990 में अधिनियम आया और 31 जनवरी 1992 में इसको बनाया गया महिला आयोग। याद रखिए 31 जनवरी 1992 में महिला आयोग की स्थापना कर दी गई। ठीक है, चलिए बीएसएससी कार्यालय परिचारी, महिला आयोग का काम क्या है भाई? महिला आयोग का काम है महिलाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम को थोड़ा जल्दी सॉर्ट कर देना, बेसिकली यही देखा गया है। तो इस बात को याद रखेंगे, याद रखिएगा जयंती पटनायक। बीएसएससी कार्यालय परिचारी आप सभी के लिए 299 में ये बैचेज हैं। इसमें ऑल सब्जेक्ट है, टॉपिक वाइज बोर्ड पीडीएफ प्रिंटेबल लाइव रिकॉर्डेड क्लास 20,000 प्लस एमसीक्यू विथ होमवर्क सीरीज है। तो जुड़े और देरी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं 299 में दरोगा का बैच है और इसमें भी आपको ऑल सब्जेक्ट है, टॉपिक वाइज बोर्ड पीडीएफ प्रिंटेबल लाइव रिकॉर्डेड क्लास 20,000 प्लस एमसीक्यू है। तो यहाँ भी देरी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए बीएसएससी एग्जाम के लिए मैं बता दूं आप सभी के लिए 99 में बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। 20,000 से ज्यादा यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन है। देखिए इसमें हिस्ट्री है, एंशिएंट है, मेडाइवल है, मॉडर्न है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए हिस्ट्री, मेडाइवल, मॉडाइवल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सिर्फ 99 में आप सभी के लिए है। जीके जीएस नोट्स लीजिएगा, इसमें फॉर ऑल एग्जाम के लिए, इसमें भी 20,000 सवाल है। 99 में बिहार दरोगा जो आपको जनवरी में होने वाला है, 20,000 सवाल है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री में सारे मतलब एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 99 में। कितने में? तो 99 में। तो याद रखें इस चीज को। ठीक है, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति से पास किया जा सकता है? अच्छा, जब भी बात अगर विधानसभा की हो तो हम हमेशा राज्यपाल को देखते हैं, और जब भी बात अगर राष्ट्र की हो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, याद रखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो हम किसको देखेंगे? तो हम प्रेसिडेंट को देखेंगे। तब हम किसको देखेंगे? प्रेसिडेंट को देखेंगे। तो हमेशा इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा कार्यक्रम क्या है? सर्व शिक्षा योजना, यानी
यानी सभी को शिक्षा देने की बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है? तो सभी को शिक्षा प्रदान करने की बात की जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान का आप देखेंगे नॉर्मली जगह जगह के दीवारों पे एक स्लोगन लिखा होता है, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। उसी की बात करें कि देश के सभी जिलों में क्या है, तो सर्व शिक्षा अभियान की जो है क्रियान्वित की जा रही है इस कार्यक्रम को। ठीक है, चलिए केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? ये बेसिकली कर यानी टैक्स से रिलेटेड है। किससे? तो टैक्स से ये रिलेटेड है। आइए देखते हैं कि आपसे पूछ रहा है ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो WTO के। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो याद रखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ये विश्व स्तर पर जो है ट्रेड करता है, व्यापार करता है, इसकी बात ये कर रहा है। अगर मैं इसके बारे में बता दूं तो ये आपको जो है 1 जनवरी 1995 को इसको क्या किया गया? तो एस्टैब्लिश किया गया 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा है। जिनेवा, और जिनेवा में कहाँ? तो इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड। याद रखिए कि स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है WTO का। याद है यहाँ तक? कोई दिक्कत है किसी भी तरीके का नहीं? चलिए इसमें टोटल अगर देश के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप लोग मुझे इसके टोटल देश के बारे में कमेंट करिएगा, जो भी बच्चे देख रहे हैं, कि WTO में ओवरऑल कितनी कंट्रियां हैं। ठीक है, चलिए किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया? ये आप जानते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब आई, सेकंड आप याद रखिए कि ये आपसे पूछ रहा है कि सेकंड 5 ईयर प्लान जब आया तो इस वक्त क्या किया गया? तो समाज के एक ढांचे की बात की गई। और ये टाइम पीरियड में बता दूं 1956 से 61 का टाइम पीरियड था। आपसे पूछ लेगा तो याद रखिए कि 1956 से 1961 का टाइम पीरियड था। कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में ये हुआ। और इसी के बाद जो है आपको क्या किया गया कि समाज में एक समाजवादी ढांचे के संकल्प को, सोशलिज्म की बात की गई सोसाइटी में। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके प्रकाशित किया जाता है? मतलब आर्थिक सर्वेक्षण को ऑब्वियस सी बात है कौन प्रकाशित करेगा? तो हमें ये पता है कि वित्त मंत्रालय जो है इसको प्रकाशित करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था यानी कि नीनी अवस्थित है। नीनी आप जानते हैं ये पटना में अवस्थित है और ये फरवरी 2004 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। कब? तो फरवरी 2004 में इसको क्या किया गया? तो एस्टेब्लिश किया गया। इस बात को ध्यान में रखिए। 1 मिनट में बता दूं, फेब 2004। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? तो इसको जो है अंतर्देशीय नौवहन संस्थान फरवरी 2004 में एस्टैब्लिश किया गया। और मूलतः हम कह सकते हैं, मूलतः क्या होता है इसमें? पटना ही है। ठीक, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किस चीज का उत्पादन होता है? तो हम देखेंगे कि तिलहन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, हमने शुरू में दलहन देख लिया, आप लोग तिलहन याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग था। बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी से अगर मैं बता दूं तो इसका तात्पर्य है कि ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य का क्या करती है? संचालन करती है। मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। तो जैसे ही मल्टीनेशनल, मल्टीटास्किंग का मतलब क्या हो? जो बहुत सारे काम एक साथ करते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी मतलब बहुत सारे देशों में वो अपना काम करेंगे, सिंपल है। तो ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना संचालन, कामों का संचालन करती है। तो करेक्ट आंसर हम किसके साथ जाएंगे भाई? बी के साथ जाएंगे। आइए सी देखते हैं, मतलब 30 नंबर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? भारत में जो है ऊर्जा यानी एनर्जी के लिए सबसे कच्चा पदार्थ कोयला है। यानी कि कोयला जो है, यहाँ से बिजली भी आप देखेंगे कि बिजली की ही बात कर रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की। किसकी? तो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है, बिजली की। तो ये कच्चे, मतलब कच्चा पदार्थ में अगर मैं बताऊं तो 75% आप देखेंगे कि कच्चा पदार्थ यानी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है कोयला से ही उत्पन्न कराया जाता है। तो क्या यहाँ तक में किसी तरीके का कोई दिक्कत है? एक बार को कमेंट करें। ये हमारा आज का 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए बाकी जो भी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि बिहार दरोगा कंप्लीट हो तो क्लासेस को रोजाना देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप
आपके लिए बैचेज लाया गया है, आप सभी के लिए बैचेज है, उसको ज्वाइन करें, उसमें देरी नहीं करें, ठीक है। मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे कि अब बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे, जैसे आप देखिए बिहार दरोगा में इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आपसे जब भी पूछा जाएगा तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल भी पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आप देखिएगा कि सारे आर्टिकल हमारे पास 395 हैं, ये कभी 395 आर्टिकल नहीं पूछता है, कभी नहीं पूछता। आपसे घुमा के पूछ लेगा, कभी आपसे पूछ लेगा कि आर्टिकल 40 क्या कह रहा है, आर्टिकल 42 क्या कह रहा है, आर्टिकल 47 क्या कह रहा है, आर्टिकल 48 क्या कह रहा है। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मतलब मुझे यहाँ तक याद है कि टॉप 100 ऐसे आर्टिकल हैं, यानी अनुच्छेद हैं, टॉप 100 ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपके दरोगा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डेफिनेटली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। कैसे भी आप कोशिश कर लो, ये एग्जाम में बनेंगे ये क्वेश्चन। तो एक क्लास जो है, एक मास्टर क्लास हम करेंगे टॉप 100, याद रखिए कि टॉप 100 आर्टिकल का। इस टॉप 100 आर्टिकल को हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। मैक्सिमम 2 घंटे, इससे ज़्यादा की क्लासेस नहीं होगी, क्योंकि 395 आर्टिकल नहीं देखना है, ठीक, बस टॉप 100 देखना है। उस टॉप 100 आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हुए आगे बढ़ना है। अब जैसे कुछ ऐसे संस्था होंगी, जैसे कि कुछ ऐसे आप याद रखिए कि ऑर्गेनाइजेशन होंगी, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होंगी, संगठन होंगी, संस्था होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख लें, सार्क हो गया, पार्क हो गया, आप देखें कि जैसे DRDO हो गया, ठीक है, UNO हो गया, ठीक है, आप देखें यूनेस्को हो गई, ठीक, ये सारे ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं। इसरो हो गया, UGC हो गया, ठीक है, कैग हो गया, ये सारे ऐसे, जो ये तो पॉलिटी का है कैग, तो ऐसे बहुत सारे संस्था हैं जिसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। जैसे कितनी बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इसको एस्टैब्लिश्ड कब किया गया, इसकी स्थापना कब हुई। ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप सोचिए, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि बच्चे इसमें ऐसे फंस जाते हैं, इसका सही रिप्लाई नहीं दे पाते कि आखिर इसको कब एस्टैब्लिश्ड किया गया। अब जैसे मंथली करंट अफेयर में, मतलब मंथली डे में अगर हम लोग देखें, जैसे हम लोग आज फरवरी के दिवस के बारे में देखें कि 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं, तो आपसे अगर पूछ लेगा कभी कि 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, तो आपको पता है कल्पना चावला की पुण्यतिथि पे हम लोग मनाते हैं, ठीक, जन्म दिवस नहीं, पुण्यतिथि याद रखिए, ठीक। तो आपसे ये पूछ सकता है, कभी भी आपसे ये रिपीटेड पूछ लेगा कि 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाते हैं, कहाँ, किस राज्य में सबसे ज्यादा दलहन आप देखते हो, तो आपको बताना है कि किस राज्य में देखते हो। फिर अगर आपसे ये पूछ लेगा कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाएंगे हम, तो आपको पता है 12 फरवरी को। आपसे पूछ लेगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाएंगे, तो 21 फरवरी को। आपसे पूछ लेगा राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाएंगे, तो 13 फरवरी। कब मनाएंगे, तो राष्ट्रीय। और आपसे अगर पूछ लेगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो आप कब लगाओगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। ये इतना ही इंपॉर्टेंट है स्टैटिक्स का पार्ट बिहार दरोगा के लिए। जीके जीएस में सिर्फ टॉपिक वाइज कवर करने से नहीं। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल आपसे पूछे जाएंगे, लेक पूछे जाएंगे, आपसे रिवर पूछे जाएंगे, ठीक है, आपसे पार्क पूछे जाएंगे, ये सारे चीज आपको स्टैटिक्स पार्ट्स में आते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स पार्ट में आपसे जैसे फोल्क आपसे पूछा जाएगा, डांस वगैरह पूछा जाएगा, नृत्य पूछा जाएगा, आपसे संगीत पूछा जाएगा, म्यूजिक पूछा जाएगा, तो ये सारे चीज पूछे जाएंगे, शास्त्रीय नृत्य पूछे जाएंगे। ये सब स्टैटिक्स का पार्ट है और बिहार दरोगा में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये सबका भी एक टॉपिक होगा, 1 से मैक्सिमम 2 आवर का एक जो है मास्टर क्लास के तौर पर लाएंगे, मास्टर क्लास, जिसमें आपको जो है स्टैटिक्स का सारा पार्ट कवर कर लेंगे, स्मार्ट पीपीटी और कुछ लिखकर, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको देखें और इस क्लास में जुड़ते रहें, धीरे धीरे हम लोग इसमें इम्प्रूव करके और ज़्यादा चीज़ें ऐड करें, ताकि ऐसा ना हो कि आपका क्लास हो 1 आवर का और उसमें बकवास हो जाए 20 मिनट तक, ठीक है। 20 मिनट तक बकवास नहीं, हम
30 क्वेश्चन हम लोग आपको 25 से 30 मिनट के अंदर कवर करवा देते, साथ में 2 संस्था क्योंकि लोड ना पड़े आप, और 1 मंथ का दिवस 25 से 30 मिनट के अंदर। हमारे बकवास करने का कोई पॉइंट नहीं है, और आज हम आपको बस इसलिए इतना बता रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि इतना कवर करते हुए चलना है बिहार दरोगा के लिए, ठीक है। आपका टाइम भी ना जाए, आपको फालतू में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, फॉरवर्ड ना करना पड़े, क्वेश्चन पे देखिए और आगे बढ़ते जाए। इस यही हमारा एक पॉइंट होता है, हमारा यही एक मुद्दा होता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वापस से मिलते हैं।